नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है डेट 25 जुलाई। आई होप आप सभी दोस्तों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। दोस्तों, तो आज के न्यूज़पेपर में तो ऐसी कोई विशेष न्यूज तो नहीं है, लेकिन एक न्यूज हमारे काम की है, एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है, पहले भी वो क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी भी पूछते आएंगे। तो दोस्तों, भारत सरकार ने क्या होता है, बेसिकली एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, ईपीएफ। इस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इस साल जो लेटेस्ट में ईयर खत्म हुआ है 2022-23, उसके लिए गवर्नमेंट ने 8.15% इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया है। तो इसके बारे में हम पूरा जानेंगे डिटेल में। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या इसका काम होता है और कैसे इसमें इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है, सब कुछ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप न्यूज देख सकते हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड 8.15% इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड फॉर ईपीएफ के लिए, जो 2022-23 खत्म हो चुका। भाई, हमेशा इंटरेस्ट रेट ईयर खत्म होने के बाद डिसाइड किया जाता है ताकि उसको उतना इंटरेस्ट उसके अकाउंट में जमा किया जा सके। तो इस पर कितना दिया जाएगा, 8.15%। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। न्यूज आपने पढ़ ली। तो सबसे पहले तो देखो, भारत में जितने भी वर्कर हैं, काम करते हैं, उन सबको सोशल सिक्योरिटी मिले, उन सबके मतलब इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए भारत में कौन सी मिनिस्ट्री है, तो लेबर मिनिस्ट्री है। भाई, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मिनिस्ट्री काम करती है, जिसके मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, अपने राजस्थान के ही हैं भूपेंद्र यादव जी, ये इसके मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सब फैसिलिटी मिलती है, मोटा मोटी सैलरी तो खैर मिलती है, भाई सैलरी की तो बात ही बेकार है, सैलरी तो मिलेगी, हर एम्प्लॉय को मिलती है सैलरी, लेकिन उसको साथ में प्रोविडेंट फंड मिलता है। जब वो रिटायर्ड होता है तो उसको प्रोविडेंट फंड का लाभ मिलता है, उसको पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, चाहे वो एनपीएस मिले चाहे ओपीएस मिले, वो अलग मसला है, लेकिन पेंशन उसको मिलती है। इसके बाद उसको बीमा का लाभ मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का मिलता है, बीमार पड़ जाए तो इलाज का पैसा मिलता है, और भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, ग्रेचुइटी मिलती है, ऐसे सब प्रकार के इसको लाभ मिलते हैं। किसी भी स्थिति में बीमार हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, तो हर तरह से मतलब एक तरह से गवर्नमेंट मदद करती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या, कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है तो उसको क्या मिलता है, तो उसको कुछ देने के लिए दोस्तों, भारत सरकार ने जैसे ही आजादी हुई उसके बाद पार्लियामेंट ने एक ईपीएफओ एक्ट पास किया, ईपीएफ एक्ट पास किया 1952 में, और एक संस्था बनाई, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आप सबने इसका नाम सुना होगा, ईपीएफओ का। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर लोग लगभग मोटा मोटी इसका नाम जानते हैं, ईपीएफओ। इसका एग्जाम भी होता है, कई सारे रिक्रूटमेंट करता है, यूपीएससी कराती है इसमें ईपीएफओ भर्ती के लिए। तो ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी। अब इस कैसे काम करता है, एक मिनट के लिए हम समझेंगे बात को। देखो क्या हो ना, गवर्नमेंट का तो सिस्टम मैंने बता ही दिया आपको, वहां तो गवर्नमेंट हर चीज कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, क्या वो 60 साल के बाद काम करना बंद कर देगा तो उसको क्या पेंशन मिलेगी, क्या इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों बेसिकली होता है कि ये एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर कौन होगा, कोई कंपनी होगी, कोई फैक्ट्री होगी जिसमें कोई काम करता है, एक होगा एम्प्लॉय, या जो लेबर क्लास है, जो मजदूर है, वो होगा। तो ये एक फैक्ट्री में काम करता है। तो दोस्तों, जो ये ईपीएफओ एक्ट है ना, ऐसी फैक्ट्री पे लागू होता है जहां 20 और मोर वर्कर काम करते हैं, 20 या अधिक श्रमिक जहां काम करते हैं, वहां बेसिकली ईपीएफओ का कंसेप्ट आता है। ऐसा क्यों किया गया, तो बिल्कुल छोटी जो कोई इंडस्ट्री है, मुश्किल से 2-5 लोग काम करते हैं घर में, ऐसे लोगों पर एक लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसकी अनुपालना में कई सारे पैसे खर्चे होते हैं दोस्तों, तो इतना ईजी नहीं है। इसलिए बड़ी कंपनी, जो बड़ी फैक्ट्री है जहां 20 से अधिक श्रमिक काम करते हैं, उन पर लागू होता है। साथ में ये 15,000 और मोर पर मंथ सैलरी मिलती है, ऐसे लोगों पर ये कंपल्सरी लागू होता है। बाकी भी इसके दायरे में आ सकते हैं, लेकिन जो जिन कर्मचारियों की तनख्वाह 15,000 पर मंथ से कम है, उन पर यह कंपल्सरी लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 12% राशि, 12% तो क्या, जो ये एम्प्लॉय की सैलरी है प्लस डीए है, उसका 12% तो एम्प्लॉयर अपने जेब से देगा, और 12% जो 12% है ना, वो एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा। ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्या, 24% राशि। ऐसे एक श्रमिक का, ऐसे पूरे इंडिया के श्रमिकों का 24% जमा होगा। अब फिर जो एक बड़ी अमाउंट जमा होगी ना, बेसिकली एक फंड में ये पैसा चल जाएगा। इस फंड को मैनेज कौन करता है, इस फंड को मैनेज करता है ईपीएफओ। अब इस पैसे से उस जो एम्प्लॉई है उसको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिलेगा, जब रिटायरमेंट हो जाएगा तब उसको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, उसको पेंशन मिलेगी,
रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलेगी और भी कई सारी सुविधा इसको मिलती है। तो मोटा मोटी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों जो ये पैसा जमा हो रहा है 24% ये भारत सरकार के पास जा रहा है मोटा मोटी ईपीएफओ के पास में। ये इसका मैनेजर है, इसको निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, कोई बॉन्ड मार्केट में ऐसा निवेश करते हैं। तो अब इस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, जो ईपीएफओ आ गया, ईपीएफओ के पास ही पूरा फंड इकट्ठा हो गया, अब इस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, कितना इंटरेस्ट इनको दे ताकि इनका है ना जो ये फंड इकट्ठा हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो ये हर साल डिसाइड करते हैं, जैसे ईयर खत्म होता है ना, अभी आप सबको बताया 2022-23 समाप्त हो चुका है, अभी कौन सा चल रहा है 2023-24 चल रहा है, तो ये मार्च में समाप्त हो गया। तो मार्च के बाद से अब ये ड्यू था, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले इसकी एक प्रक्रिया होती है। ये ईपीएफओ के मामले में सर्वोच्च बॉडी होती है जो डिसीजन लेती है, इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ईपीएफओ की एक कमिटी टाइप है, जितने भी बड़े डिसीजन लेने होते हैं ना ईपीएफओ में वो सब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी लेते हैं। इसका ध्यान रखना, सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, इसमें कई सारे मेंबर होते हैं। इसमें है ना जो एम्प्लॉय की तरफ से भी मेंबर होंगे, तो जो इंडस्ट्री फैक्ट्री ओनर है वो भी मेंबर होंगे, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, ये सब मिलकर आपस में डिस्कस करके निर्णय लेते हैं। इसका जो चेयरमैन होता है ना वो बेसिकली मिनिस्टर खुद होता है, लेबर मिनिस्टर। जो श्रम मिनिस्टर होते हैं ना वो इसके चेयरमैन होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के। तो उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग बैठती है, जिसमें है ना मजदूरों के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें एम्प्लॉय के, इंडस्ट्री वाले के प्रतिनिधि होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ये सब आपस में डिस्कस करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। तो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है ये दोस्तों हर साल इसकी मीटिंग होती है, इस साल भी हुई थी मार्च 2023 में। यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि जो साल खत्म हो गया 2022-23 उसके लिए 8.15% इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। अब ये इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है, इसके कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तरीका तो ये होता है कि जो भी फंड है इसको इन्होंने निवेश किया उससे रिटर्न कितना मिलेगा। भाई पैसा तो अल्टीमेटली जेब से तो कोई दे नहीं रहा ना, जो ये खुद एम्प्लॉय दे रहे हैं वो एम्प्लॉय का पैसा ही कहीं निवेश हो रहा है शेयर मार्केट में, चाहे गवर्नमेंट उधार दे रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, कहीं ना कहीं ऐसा पैसा आ रहा, तो उससे कितना रिटर्न मिलता है उस पर डिपेंड करता है मोटा मोटी। तो ये 8.15% का इन्होंने डिसाइड किया, लेकिन ये फाइनल अथॉरिटी नहीं है, फिर ये फाइनल अप्रूवल के लिए जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके पास जाती है, ये फाइनल अप्रूवल करता है। तो आज जो जुलाई में आज की न्यूज है ना, जुलाई में ये बेसिकली जो न्यूज है वो है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया ये 8.15%। इन्होंने तो मार्च में रिकमेंड कर दिया था, मार्च 2023 में, लेकिन जो गवर्नमेंट में आप जानते हो काम कैसा धीमे धीमे होता है, तो अब जुलाई में जागे और इन्होंने क्या किया, इसको अप्रूव कर दिया। तो आपको मोटा मोटी ईपीएफओ का कंसेप्ट ध्यान रखना। मोटा मोटी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस साल जो 2022-23 में ईपीएफ रेट पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये 8.1%15, ये तो 200 रट लेना, 8.15 कोई भी एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। थोड़ा वो डिटेल में जाना चाहे तो इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का पूछ सकते हैं, इसका चेयरमैन कौन होते हैं, तो लेबर मिनिस्टर खुद होते हैं। तो दोस्तों जो आज की न्यूज थी वो यही थी, जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद।